हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है अफवाहों का सिद्धांत या अफवाह प्रिंसिपल। चलिए शुरू करते हैं अफवाहों का सिद्धांत। दोस्तों, इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि परमाणु के ऊपर बना था, परमाणु की संरचना, परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना है, और दूसरे वीडियो में आपको समझाया गया था क्वांटम संख्या, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको अफवाहों का सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अफवाहों का सिद्धांत। तो अफवाहों के सिद्धांत को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जो एटम होते हैं उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? सेल में। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कोश के अंदर उपकोश और उपकोश के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, और इनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसी प्रकार मैं आपको क्वांटम संख्या में ये भी बताया था कि सेल की संख्या एक से ज़्यादा हो सकता है। 1 नंबर का सेल, 2 नंबर का सेल, 3 नंबर का सेल, इसके अलावा भी सेल हो सकते हैं। उसी प्रकार से सब सेल में भी बताया था कि एस, पी, डी, एफ ये सब क्या हैं? सब सेल हैं, और इन सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। तो जैसे मान लो दोस्तों, एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज़्यादा हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सेल में प्रवेश करेगा, किस सब सेल में प्रवेश करेगा, इसके बारे में जानकारी कौन देता है? अफवाहों का सिद्धांत देता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अफवाहों का सिद्धांत। तो अफवाहों के सिद्धांत में बताया गया है कि जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने में मदद करता है। कौन सा सिद्धांत मदद करता है? अफवाहों का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों को भरते हैं और फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास कोई एटम है, ऑक्सीजन। अब आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। आपको फर्स्ट वीडियो में, एटम वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन का अगर परमाणु क्रमांक 8 है तो वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8 है। और आपको ये भी समझाया गया था अगर किसी परमाणु में कोई भी अवयव ना हो तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको बोला जा रहा है दोस्तों, आप ऑक्सीजन का क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षकों में व्यवस्थित करना। तो जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है? 1s2, 2s2 और 2p4, 2 4 4 8। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपने कौन सा सेल लिया? 1s लिखा, उसके बाद आपने 2s कक्षक, उसके बाद 2p। तो आखिर इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में आ रहा है, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में आ रहे हैं? इसकी जानकारी ही कहाँ से मिलता है? अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार मिलता है। अफवाहों का सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश कराइए जिसकी एनर्जी क्या हो? कम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे 1s कक्षक और 2s कक्षक की बात की गई है। उसमें जो 1s कक्षक होता है इसकी एनर्जी 2s कक्षक से क्या होती है? कम होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s कक्षक में, और जब 1s कक्षक भर जाएगा तब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s कक्षक में प्रवेश करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बना हुआ है अफवाह प्रिंसिपल का डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम की सहायता से आप ये पता कर सकते हैं कि किस कक्षक की एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अफवाह ने बताया कि यहाँ पे जो सबसे कम एनर्जी होता है किस कक्षक का होता है? 1s का। इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 1s में, और जब 1s भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में जाएगा। 2s के भरने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में। जब 2p कक्षक भर जाएगा तो कहाँ आएगा? 3s। 3s के बाद जाएगा 3p में, 3p के बाद 4s में, और 4s के बाद कहाँ जाता है? 3d में। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4p में। 4p के बाद 5s, और 5s के बाद कहाँ जाता है? 4d में। 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s। इस प्रकार से दोस्तों ये क्रम चलता रहता है। यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है, आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में बना लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे एस सब सेल है तो एस सब सेल कहाँ शुरू हो रहा है? 1 नंबर से। पी सब सेल कहाँ शुरू हो रहा है? 2 नंबर के सेल से। डी सब सेल, डी उपकोष कहाँ शुरू हो रहा है? 3 नंबर के सेल से। और एफ उपकोष कहाँ शुरू हो रहा है? 4 नंबर के सेल से। तो इसको आप लोग याद रखना दोस्तों। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अफवाहों के नियम के अनुसार कक्षकों को भरने का क्रम इस प्रकार होता है। यहाँ पे दोस्तों एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे कम एनर्जी 1s का होता है, उसके बाद 2s का, फिर 2p, इस प्रकार से बढ़ते क्रम लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका बताया गया है? 7p का बताया गया है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल के द्वारा।
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपको बताया था कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। तो यहाँ पे सब सेल लिखा हुआ है, एक है एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी और चौथा क्या है, एफ है। अब इन सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो मैं आपको ये भी निकाल के दिखाया है दोस्तों क्वांटम नंबर में कि किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, आप आसानी से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मान के आधार पर बता सकते थे। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एक, पी के अंदर कितने हैं, तीन, डी के अंदर कितने हैं, पाँच और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, सात। अब जैसे मैं एस की बात करूँ तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एक कक्षक है। और आपको अच्छे से पता होगा कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। उसी प्रकार पी की बात करूँ तो पी के अंदर कितने कक्षक हैं, पी के अंदर हैं तीन कक्षक। अब चूंकि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन में कितने आएंगे, दो, चार, छः। तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, छः। डी के अंदर कितने हो सकते हैं, 10 और एफ के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दोस्तों आपको इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन कक्षक में नहीं भरना है। एफ होगा तो उसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते। आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सबसे सिंपल से एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा कितना होता है, 7। अब मैं आपको बताया जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। उसके बाद आपको बताया गया था अगर कोई परमाणु है, अगर उस परमाणु में कोई अवयव ना हो तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये सब करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था। अब देखिए दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी और आपसे कोई पूछता है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर दिखाइए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं कक्षक में, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अफवाऊ के नियम में बताया गया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रवेश करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 1s में। तो 1s में आएगा, उसके बाद 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 1s के बाद जाता है 2s में। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं 2s, और 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 2p में जाएगा, और 2p के बाद कहाँ आता है, 3s में। तो आप लोग ऊपर बना हुआ है डायग्राम, उसको निकाल के आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 1s में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 1s। अब आपको यहाँ पे बताया गया है जो s सब सेल है, s सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे 1s और इसके यहाँ पे पावर में लिखूंगा कितना, 2। ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। मतलब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इस प्रकार से कॉमा, और 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जब 1s भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पे, 2s में। 2s, अब s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे लिखूंगा 1s2, उसके बाद 2s2, और 2s जब भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2p में। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं दोस्तों 2p। अब आपको भरने थे कितने इलेक्ट्रॉन, 7। आपने पहले भर दिया 2 और 2 4, बचे कितने, 3। तो जितने बचे वो कहाँ आ जाएंगे, 2p में। तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, और भी एग्जाम्पल है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में, और s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो 1s2, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 2s में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2s2, उसके बाद आएगा 2p में। अब p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों, p में अधिकतम हो सकते हैं 6। तो यहाँ भरूंगा मैं 2p6, और जब 2p जब भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3s में। अब देखो दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 10, एक इलेक्ट्रॉन और बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3s1। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अफवाऊ के नियम के उपयोग के बारे में। तो अफवाऊ के नियम का उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है। अफवाऊ का नियम का उपयोग परमाणु और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से इसके नियम के सहायता से लिख सकते हैं। अगला लिखा है दोस्तों, यह रासायनिक बंधन
आणविक संरचना और अन्य रासायनिक गुणों को समझने में मदद करता है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ तत्व जैसे क्रोमियम, कॉपर अफवाऊ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास वास्तविक से थोड़ा भिन्न होते हैं। मतलब ये अफवाऊ के नियम के क्या हैं, एक्सेप्शन है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। अफवाऊ ने कहा था कि अगर कोई भी सब सेल अगर हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड मतलब होता है आधा भरा हो, या फिर फुल फिल्ड हो, फुल फिल्ड मतलब पूरे तरीके से भरा हो, तो ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बोलूँ डी ऑर्बिटल की बात करूँ, तो डी को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते इसमें। उसके बाद में अगर आपको बोलूँ अगर इसको आधा भरना है तो आधा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5। तो कोई भी सब सेल अगर आधा भरा हो या पूरे तरीके से भरा हो तो क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। और हर एक एलिमेंट चाहता है मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर लूँ, स्टेबल कर लूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो एक्सेप्शन है कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। देखो दोस्तों अफवाऊ के नियम के अनुसार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। गिन लो, काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, 2 4 10 12 18 20 और 4 24। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों, ये क्रोमियम में किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाऊ के विन्यास के अनुसार थोड़ा सा अलग होगा। वो कैसे आप चेक करेंगे, जैसे मैं आपको ये वाला पॉइंट बताया कि कोई भी सब सेल अगर आधा भरा होगा या पूरे तरीके से भरा होगा तो क्या होता है, स्टेबल। देखो दोस्तों इसको ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे जो डी सब सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको आधा भरना है तो ये आधा भरने के लिए केवल इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे डी सब सेल क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा। तो ये 3D क्या करता है, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर बनाएगा 3d5। तो इसको मैं बना देता हूँ दोस्तों। ये जैसे इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा 4s1 और 3d5। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आगे समझ में। उसके बाद सेम ऐसे ही कॉपर में होता है। तो कॉपर जो कॉपर है, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो अफवाऊ के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना था। अभी आपको एक पॉइंट बताया गया, कोई भी सब सेल आधा भरा हो या पूरा भरा हो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, जो 3D सब सेल है, इस 3D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 9 इलेक्ट्रॉन। इसको आधा भरने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, 3d10 और 4s1 बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3d, सबसे पहले आएगा 4s1 और उसके बाद 3d10 हो जाएगा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s1 3d10 होगा। तो यही दोनों एक्सेप्शन है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में MCQ के रूप में क्रोमियम और कॉपर का केस पूछा जाता है। इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होगा करके आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।